Well, hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar, and I welcome you all in yet another session of Bihar Board Class 10th English paper. In last video, we have exactly gone through the Pace for Living chapter, which is from Panorama. Panorama का हम लोगों ने पहला चैप्टर प्रोज सेक्शन का The Pace for Living की स्टोरी कल करी थी. And in today's video, we're gonna guess or we're gonna talk about some of the probable questions of 2021 examination. 2021 में आने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को लेकर के इस क्लास में हम मौजूद हैं. तो लेट्स स्टार्ट. रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट द टॉपिक. अपना समय बर्बाद करने की बजाय टॉपिक को शुरू करते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट. और हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, आपके स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न आ रहा है वो यह है कि द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय. द पेस फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखित है, मतलब पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन हैं. आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शंस हैं आपके पास, आर.सी. हचिंसन, विलियम कूपर, विद्यापति या जॉन लेक्सियो. तो आंसर है ए यानी आर.सी. हचिंसन. आर.सी. हचिंसन ने ही द पेस फॉर लिविंग नामक लेख को लिखा है. क्वेश्चन नंबर 2, आर.सी. हचिंसन वॉज ए. आर.सी. हचिंसन एक थे. क्या थे? अमेरिकन नॉवेलिस्ट, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, फ्रेंच नॉवेलिस्ट या इटालियन नॉवेलिस्ट. वो कहाँ के उपन्यासकार थे? अमेरिका के उपन्यासकार, ब्रिटेन के उपन्यासकार, फ्रांस के उपन्यासकार या इटली के उपन्यासकार. तो जवाब है बी, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट. वह ब्रिटेन के उपन्यासकार थे, या यूं कहें कि ब्रिटेन या इंग्लैंड के लेखक थे. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर द ऑथर सॉ अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर. लेखक ने कहां नाटक देखा जिसमें कॉर्न मर्चेंट एक चीफ कैरेक्टर था, मुख्य पात्र में वह मक्का का या भुट्टे का व्यापारी था. किस जगह पर उन्होंने वो नाटक देखा? ऑप्शन है बुडापेस्ट, मिलान, डबलिन, कैंटरबरी. तो जवाब है सी, डबलिन. डबलिन में ही वो गए थे और उन्होंने वहीं पर वो नाटक देखा था जिसमें कि वह मक्के का व्यापारी था, और उसकी काफी दशा दुर्दशा के बारे में उन्होंने अपने इस लेख में पूरी व्याख्या की है, वर्णन किया है. क्वेश्चन नंबर 4, हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन हॉलीडे. किसकी यह धारणा थी? नोशन का मतलब होता है धारणा. कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मैं उनकी हिंदी लिखता चलता हूं. नोशन का मतलब होता है धारणा. किसकी यह धारणा थी कि हर सप्ताहांत में, या यूं कहें कि हर रविवार को 10 पाउंड खर्चा करना है. ऑप्शन है आपके पास सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मर्चेंट के बेटे की यह धारणा थी. डॉटर ऑफ कॉर्न मर्चेंट की बेटी का. फादर ऑफ कॉर्न मर्चेंट के पिता की धारणा थी. या वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट की पत्नी की यह धारणा थी. तो सही आंसर है डी यानी वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट. जो भुट्टे का व्यापारी था उसकी पत्नी की यह मान्यता थी, या उसकी यह धारणा थी कि हर सप्ताह कम से कम 10 पाउंड ऐशो आराम में खर्च करना चाहिए, पार्टी वार्टी में खर्च करना चाहिए. तो हर सप्ताह 10 पाउंड उड़ाने की धारणा उसकी पत्नी की थी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा. हु वॉज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट. कॉर्न मर्चेंट को कौन ठग रहा था? ऑप्शन है हिज सन, उसका बेटा, हिज नेफ्यू, उसका भतीजा, हिज डॉटर, उसकी बेटी, या हिज वाइफ, उसकी पत्नी. तो सही जवाब है बी, हिज नेफ्यू, उसका भतीजा. साफ साफ लिखा है कि कॉर्न मर्चेंट वाज वीक या डिकी फ्रॉम हिज हार्ट वाज डिकी. ही वाज ऑफेंडेड बाय हिज नेफ्यू. हिज वाइफ हैज अ फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स इन अ हॉलीडेज या इन अ वीक. ये शुरू में ही इसमें लिखा हुआ है, शुरू में ही ये लिखा हुआ है कि वो कमजोर दिल का आदमी था, उसको बहुत सारी परेशानियां थी, उसका भतीजा उसे परेशान करता था, उसकी पत्नी 10 पाउंड हर सप्ताह उड़ाती थी. इसीलिए सही जवाब होगा हिज नेफ्यू. उसे कौन चीट करता था, कौन ठगता था? तो उसका भतीजा. छठा नंबर प्रश्न देखिए. हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ. किसको तेज गति, जीवन की तेज गति से कोई परेशानी नहीं थी? जवाब है कॉर्न मर्चेंट, नेफ्यू ऑफ कॉर्न मर्चेंट, द ऑथर या वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट. तो सही जवाब होगा आंसर सी. आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे द ऑथर. ऑथर को रैपिड मूवमेंट
खराब नहीं लगता था? जवाब ये है सी, द ऑथर, लेखक। क्वेश्चन नंबर 7, हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग? किसे तेज गति से यात्रा करना, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा या यात्रा करना, किसे तेज गति से यात्रा करना पसंद था? ऑप्शन है द कॉर्न मर्चेंट, द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, द ऑथर या नन ऑफ दीज। तो जवाब है द ऑथर। फिर से जवाब होगा लेखक। याद होगा आपको, आपने कहानी अगर ढंग से सुनी है तो कि उसे 90 माइल्स पर आवर पर गाड़ी चलाना भी पसंद था, यानी उसे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना पसंद था। लेखक सही जवाब है इसका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप? वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, पूजा करना या आराधना करना आप कह सकते हैं, उसकी इंग्लिश होती है वर्शिप। तो कह रहा है कि इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जो पूजा करने के संबंध में आया हुआ है? अडोर, स्पिरिट, स्केप या डिस्पेयर? तो सही जवाब है ए, अडोर। अडोर मतलब किसी को मानना, श्रद्धा। अडोर का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक किसी को प्रेम करना, मतलब वही बात, पूजा करना किसी की। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अडोर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग टू? यहां ट्राइब का मतलब आप जाति समझ सकते हैं, लेकिन जाति का मतलब प्रजाति कह लें हम, ज्यादा बेटर वर्ड होगा। जो हमारे ऑथर थे वो किस प्रजाति के थे? ऑप्शंस हैं फास्ट थिंकर्स, तेज सोचने वाले, स्लो थिंकर्स, धीरे धीरे सोचने वाले, स्टेडी थिंकर्स, निरंतर सोचने वाले, या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है बी, स्लो थिंकर्स। वो धीरे धीरे दिमाग से काम करने वाले, यानी सोच सोच कर काफी दिमाग धीरे धीरे लगाने वाले प्रजाति इसके थे। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। 10वां नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी गर्ल्स वर इन द फिल्म? आपको याद होगा कि ऑथर और उनकी पत्नी फिल्म देखने गए, तो वहां पर में फिल्म में कितनी हीरोइंस थी, कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 या 5। तो जवाब है 3। और पत्नी ने काफी बेहतरीन ढंग से उनकी व्याख्या की है, A, B, C, है ना? तो उसमें कितनी लड़कियां थी? तो यही सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 11, इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगनी ऑफ ब्लैंक स्पेस मैन। एगनी का मतलब होता है पीड़ा, व्यथा। पेस फॉर लिविंग में राइटर ने किस इंसान की पीड़ा या व्यथा को व्यक्त किया है? ए, मॉडर्न, आधुनिक, बी, एंशियंट, पुरातन या पुराने, डी, फ्यूचर यानी भविष्य के, या सी, फ्यूचर यानी भविष्य के, या डी, अनसिविलाइज्ड। ऑप्शन है ए, मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव, आधुनिक जो लोग हैं, इनकी पीड़ा, इनकी व्यथा को ही कैप्चर किया है राइटर ने द पेस फॉर लिविंग चैप्टर में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मॉडर्न। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज ए ब्लैंक स्पेस कॉर्न मर्चेंट। जो नाटक लेखक ने देखा था डबलिन में, उसमें जो मुख्य पात्र था वह एक रिक्त स्थान मक्के का व्यापारी या भुट्टे का व्यापारी था, यानी कैसा व्यापारी था? ऑप्शन से ए, एल्डरली, वृद्ध या बुजुर्ग कह सकते हैं, बी, हैंडीकैप्ड, अपंग, दिव्यांग कह सकते हैं, सी, यंग, नौजवान, या डी, डायबिटिक, शुगर का पेशेंट। तो सही जवाब है ए, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। थोड़ा सा वृद्ध, बहुत ज्यादा वृद्ध नहीं, वयोवृद्ध नहीं, लेकिन अधेड़ कह सकते हैं, थोड़ा वृद्ध कॉर्न मर्चेंट था जो उसने मुख्य भूमिका निभाई थी उस नाटक में। तो सही जवाब है, आंसर है ए, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द रियल ब्लैंक स्पेस ऑफ ट्रेवल। उसमें बीच में जो एक बार द ट्रैवल लिखा गया है, एक एक्स्ट्रा लग गया है, वो नहीं होना चाहिए। ये द ट्रैवल एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है क्वेश्चन, उसमें जो बीच में द ट्रैवल लगा हुआ है वह नहीं होना चाहिए, वो मिसप्रिंट है। द ऑथर एडमिट्स, एडमिट का मतलब होता है मानना, यहाँ एडमिट का मतलब दाखिला कराना नहीं हुआ, यहाँ मानना हो गया। एडमिट का मतलब स्वीकार करना या मानना। द ऑथर एडमिट्स, लेखक मानता है कि द क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द रियल, अब इस बीच में जो द ट्रैवल आया उसको खत्म कर देंगे। लेखक ये मानता है कि तेज गति से यात्रा करना वो वास्तविक
ब्लैंक स्पेस यात्रा का नहीं देता है। क्या नहीं देता है? ऑप्शन ए पेन, दर्द नहीं देता है वास्तविक यात्रा का। बी प्लेजर, आनंद नहीं देता है वास्तविक यात्रा का। ड्रीम्स, सपने नहीं देता है वास्तविक यात्रा का। या डी नॉलेज, ज्ञान नहीं देता है वास्तविक यात्रा का। तो सही जवाब है बी प्लेजर। तेज गति से यात्रा करना यात्रा का आनंद ही खत्म कर देता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी प्लेजर यानी आनंद। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग ए ब्लैंक स्पेस। स्लो थिंकर्स यानी मंद गति से सोचने वालों की एक बुराई होती है व्हेन इट कम्स टू अर्निंग, जब कमाने की बात आती है तो क्या कमाने की बात आती है तो उनमें कमी हो जाती है। एडवांटेज माने फायदा, डिसएडवांटेज माने नुकसान। तो ऑप्शन है जब उनको कार कमाने की बात आती है, फैक्ट्री कमाने की बात आती है, लिविंग जीविका कमाने की बात आती है, या हॉलिडे। तो सही जवाब है सी लिविंग। जब लिविंग जीविका रोजी रोटी कमाने की बात आती है तो स्लो थिंकिंग लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज है यानी कमी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इतना ही रहेगा। चलते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए कुछ शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स देख लें, शॉर्ट टाइप। पहला प्रश्न है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले? लेखक ने नाटक कहां देखा था? तो जवाब है द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन। डबलिन नामक जगह पर ही राइटर ने उस नाटक को देखा था। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले? नाटक का मुख्य पात्र कौन था? आंसर है द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वॉज एन एजिंग कॉर्न मर्चेंट। वहां हिज लिखा है, वह भी गलत है, हिज की जगह द होना चाहिए। द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वॉज एन एजिंग कॉर्न मर्चेंट ऑफ अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। उस नाटक का मुख्य पात्र एक आयरिश कंट्री, आयरलैंड कह सकते हैं, उसके देहात का रहने वाला एक बूढ़ा हो रहा मक्के का व्यापारी था। यानी मक्का का व्यापारी, भुट्टे का व्यापारी ही उस नाटक का मुख्य पात्र था। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है देखें, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड? क्या राइटर को नापसंद था तेज गति हर फील्ड में, हर स्थान पर, हर जगह? तो जवाब है नो, नहीं। द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। राइटर को हर जगह तेज गति से कोई परेशानी नहीं थी। कुछ जगहों पर उसे परेशानी थी लेकिन हर जगह उसे परेशानी नहीं थी। उसे तो खुद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, 90 मील प्रति घंटे से गाड़ी चलाना पसंद था, लेकिन सोचने में वो स्लो था। इसीलिए ये कह सकते हैं कि उसे हर जगह तेज गति से कोई परेशानी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि इन विच सिचुएशन द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सिनेमा? जब वो सिनेमा देखने जाता है तो वो अपने आप को किस स्थिति में पाता है? सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, सिचुएशन का मतलब हो गया स्थिति। वो कैसी स्थिति में अपने आप को पाता है जब वह सिनेमा देखने जाता है? तो जवाब क्या देखें, व्हेन ही गोज टू द सिनेमा, जब वह सिनेमा जाता है, he finds himself in a hopeless thick mist, तो वो अपने आप को एक आशाहीन, उम्मीद रहित फॉग में, मिस्ट मतलब कोहरा में पाता है। मिस्ट का मतलब धुंध हो गया, धुआं, धुंध, कोहरा जो कह लें आप। थिक मतलब मोटा होता है और होपलेस का मतलब हो गया आशाहीन, उम्मीद नहीं हो जिसकी। होप मतलब आशा होता है, आशाहीन मतलब उम्मीद ही नहीं हो, ऐसे कोहरे में, ऐसे जंगल में, ऐसे धुएं में अपने आप को पाता है। मतलब उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है जब वह फिल्म देखने जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर? कैसे राइटर अपने आप को वर्गीकृत करता है? क्लासिफाई का मतलब हो गया वर्गीकृत करना, वर्गीकरण भी कह सकते हैं या यहां वर्गीकृत भी कह सकते हैं। मतलब अपने आप को एक खास वर्ग में बताना। तो वो कैसे अपने आप को एक थिंकर के वर्ग का बताता है, सोचने वालों के वर्ग का बताता है? तो देखिए जवाब क्या है, द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज बिलोंगिंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। राइटर अपने आप को धीरे धीरे सोचने वाले प्रजाति के लोगों से बताता है कि वह उस प्रजाति का है जो धीरे धीरे सोचते हैं। ही रियलाइजेस दैट, उसे एहसास होता है कि ही इज अमंग दोज who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligent test। वह जानता है या उसे यह एहसास होता है
कि वह उन लोगों से है जिनका अगर इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाए, बुद्धिमानी का जांच किया जाए, बुद्धिमानी की कोई परीक्षा ली जाए तो उसमें उसको बहुत ही कम नंबर आएंगे। इट सीम्स दैट ही वाज कर्स्ड विद लस्पर डिस्लैव। ये एक फ्रेंच फ्रेज है। इसे मैं शायद फ्रेंच में अच्छे से पढ़ भी ना पाऊं। तो कर्स का मतलब क्या होता है? अभिशाप, श्राप कह सकते हैं। उसे लगता है कि उसे एक श्राप मिला हुआ है स्लो रिप्लाई देने का। इसका मतलब ये जो फ्रेंच का फ्रेज लिखा हुआ है, ऐसी कुछ जो भी प्रोनाउंस होगा, मुझे देखना पड़ेगा ये फ्रेंच में क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको। तो उसे लगता है कि वह स्लो जवाब देने वाले प्रजाति का है। तो वो अपने आप को कैसे मानता है कि वह थिंकर है या स्लो थिंकर है? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज ए स्लो थिंकर? राइटर क्यों मानता है कि वह स्लो थिंकर है? इसलिए कि उसे लगता है कि वह जब भी कोई बुद्धिमानी की टेस्ट देगा तो उसको सबसे कम नंबर आएंगे। उसे एक श्राप मिला हुआ है देर से जवाब देने का, इसीलिए वह अपने आप को एक स्लो थिंकर मानता है। Now we are moving on to long answer type questions। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि write a few sentences about the elderly corn merchant। वृद्ध भुट्टे के व्यापारी के विषय में कुछ वाक्य लिखें। जवाब क्या लिखा है देखें। The corn merchant was a man of many anxieties। corn merchant एक बहुत ही दुखों से भरा हुआ इंसान था। His heart was weak। उसका हृदय कमजोर था। He had certain grievances। उसको बहुत तरह की शिकायतें थी, समस्याएं थी। Such as जैसे his nephew was cheating him, कि उसका भतीजा उसको ठगता है, उसको जिंदगी से ये शिकायत थी। His wife had a strange idea of spending 10 pounds on a holiday। उसको ये शिकायत थी कि उसकी बीवी की यह धारणा है कि हर हॉलिडे में कम से कम 10 पाउंड खर्चा होना ही चाहिए। आज के हिसाब से लाख रुपए भी हो सकते हैं शायद। और उसके बाद तीसरा तरीका जो उसको शिकायत थी कि ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम। कुल मिला के देखें, ऑल टुगेदर का मतलब हो गया कुल मिलाकर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर। एक साथ भी कह सकते हैं, सब कुछ जोड़ करके भी कह सकते हैं। सब कुछ जोड़कर देखा जाए तो द लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। जिंदगी की जो भागा दौड़ी थी, जो गति थी, वो उसके लिए बहुत ज्यादा थी। स्टिल इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, हालांकि हताशा के बीच भी, ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। वो उसके दिल से एक आवाज निकली, एक उपहास निकला। क्या निकला भाई? कि दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 100 माइल्स एन आवर। मैंने सुना है कि आजकल एक ऐसा प्लेन आ गया है जो 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। नाउ दैट्स टू फास्ट। ये तो बहुत तेज हो गया यार। ये वो उसका दर्द था, उसकी पीड़ा थी, जो इन शब्दों के रूप में उसके मुंह से निकली। इट सीम्स एज इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज ओन अफेयर्स। ऐसा लगता है कि वो अपने मामलों में, अफेयर का मतलब मामला हो गया, काम काज भी कह सकते हैं, यहाँ कामकाज का सेंस लगा लिया जाए, कि वह अपने काम काज में संतुष्ट नहीं था। The complaint of corn merchant seems to be absolutely irrelevant। उसकी जो शिकायत थी, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, ग्रीवांस का मतलब भी शिकायत होता है, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है ये सब। कंप्लेंट का मतलब भी होता है शिकायत। Seems to be absolutely irrelevant। Absolutely का मतलब हो गया बिल्कुल। Absolutely का मतलब बिल्कुल हो गया, पूरी तरह से, पूर्णतया भी कह सकते हैं। और इररेलेवेंट का मतलब अतार्किक, तर्क संगत नहीं, मतलब जिसका विषय से कोई लेना देना ना हो, जीवन से वो तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। यह जो उसकी समस्या है ये बिल्कुल अतार्किक लग रही है। तो कॉर्न मर्चेंट के बारे में जो वाक्य हम लोगों ने लिखे हैं वो क्या लिखे हैं कि उसे बहुत सारी परेशानियां थी, उसका हृदय कमजोर था और उसको जीवन से कई तरह की शिकायतें थी। जैसे उसका भतीजा उसको चीट करता है, उसकी बीवी हर सप्ताह में कम से कम 10 पाउंड खर्चा करती है, और वो अपने काम काज से भी संतुष्ट नहीं है। ये जो तीसरा पैरा काफी बड़ा हो गया है, इसको आप हटा भी सकते हैं पूरी तरह से। 2 पॉइंट भी अगर आप याद रखें कि हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम और हिज वाइफ हैड ए नोशन या a strange idea of spending 10 pounds on a holiday, अगर ये 2 भी आप याद रखें तो आपको काफी मार्क्स मिल जाएंगे। हालांकि तीसरा में से भी अगर 2 लाइन अगर आप याद रख सकें
तो काफी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 100 miles an hour. नाउ दैट्स टू फास्ट. What light does this remark of the corn merchant throw on the fast life today? यह जो लाइन है कि उन्होंने मुझे बताया या वो मुझसे कहते हैं कि एक ऐसा प्लेन है अब तो जो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है या यात्रा करा सकता है। ये तो बहुत तेज हो गया यार। इस लाइन से कॉर्न मर्चेंट के इस लाइन से इस जो आज की जीवन शैली उस पर किस प्रकार आप प्रकाश डाल सकते हैं? ये लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है? आज की जीवन शैली किस प्रकार की है? आंसर क्या? देखिए, दी अफोरसेड स्टेटमेंट, अफोरसेड का मतलब होता है उपयुक्त, उपरयुक्त या उपरोक्त, मतलब ऊपर में जो कहा गया है उसको अफोरसेड कहेंगे इंग्लिश में। और स्टेटमेंट का मतलब वक्तव्य, कही गई बात, कथन। तो द अफोरसेड स्टेटमेंट सिग्निफाइज दैट द पेसी लाइफ ऑफ टुडे, पेस का मतलब गति होता है, तो पेसी माने गतिशील कह सकते हैं। ये जो उपरोक्त लाइन है यह आज के जीवन शैली की गतिशीलता को दिखाता है, जो आज का जीवन में स्पीड है उसको दिखा रहा है। द वर्ल्ड इज रनिंग फास्ट, दुनिया तेज चल रही है। साइंस हैज मेड ए लाइफ फुल ऑफ एक्शन एंड फास्ट मूवमेंट, साइंस ने, विज्ञान ने आज के जीवन को एक्शन और तेज गति वाला जीवन बना दिया है। The sentiments of the corn merchant throw the light on the tremendous change in the life of mankind. Sentiment का मतलब क्या हो गया भाई? भावनाएं, एहसास। जो उसकी भावनाएं हैं कॉर्न मर्चेंट की, वो इस ट्रिमेंडस चेंज, ट्रिमेंडस का मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, यहां बहुत अच्छा कह सकते हैं। जो मैनकाइंड का मतलब होता है मानवता, ठीक है। द सेंटिमेंट्स ऑफ द कॉर्न मर्चेंट, जो भावनाएं हैं कॉर्न मर्चेंट की, थ्रो द लाइट ऑन द ट्रिमेंडस चेंज इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता की आज बहुत बड़ी जो चेंज हो गई है उस पर यह प्रकाश डालता है कॉर्न मर्चेंट द्वारा कहा गया यह लाइन। There is a comparison in the pacey life with the fast speed of an aeroplane which goes even 100 miles per hour. यह एक कंपैरिजन किया गया है। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, तो कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया? तुलना। एक तुलना की गई है, एक तुलना की गई है। किस चीज से तुलना की गई है भाई? तो जीवन की तेज गति से और उस प्लेन की तेज गति से। ऐसा प्लेन जो 1 घंटे में 100 मील तक की दूरी तय कर सकता है, उसको ये दिखा करके दिखाया गया है कि आज का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। किसी के पास समय नहीं है, सभी को तेज गति से अपना काम करना है, तेज सोचना है, तेज वर्क करना है, तभी उसे रिजल्ट मिलेगा। द कॉर्न मर्चेंट फील्स इट टू फास्ट, कॉर्न मर्चेंट को लगता है ये बहुत तेज है। ही सीम्स टू बी समवॉट डेस्परेट, वो हतोत्साहित लगता है। यहां डेस्परेट का मतलब परेशान कह सकते हैं, हतोत्साहित कह सकते हैं, ज्यादा हिंदी के भी टफ वर्ड्स नहीं लेंगे। वह किसी तरह परेशान दिखता है। Thus it glorifies the pacey life of the people in the modern time. तो यह वर्णन करता है, ग्लोरीफाई का मतलब यहां वर्णन करना ही समझेंगे। ग्लोरीफाई का मतलब हो गया यहां वर्णन ही करना, सेंस यही निकल रहा है। तो यह आजकल के मॉडर्न टाइम का जो पेसी जीवन है, जो गतिशीलता वाला जीवन है, स्पीड वाला जीवन है, इसी जीवन को यह लाइन इशारा कर रहा है। तो पूरा का पूरा इसका क्या हिंदी हुआ भाई कि उपरोक्त जो लाइन दिए गए हैं ये आज के मानव जीवन की तेज गति को दर्शाते हैं। विज्ञान ने आज बहुत कुछ हमें दे दिया है, हमारे लाइफ को एक्शन से भर दिया है और बहुत सारे मानवता में आज चेंज हो गए हैं। लेकिन यह जो हमारा कॉर्न मर्चेंट है, इसे लगता है कि इतना तेज भी ठीक नहीं, इतनी तेजी ठीक नहीं है, इसलिए वह उदास रहता है, इसलिए वह परेशान रहता है। तो यह लाइन कुल मिलाकर के आज के तेज गति वाले जीवन को दर्शाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे व्हिच आवर एंसेस्टर्स लैक। एक्साइटमेंट का मतलब मनोरंजन कह सकते हैं, उत्तेजना। एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज, ये सब मैंने बताया है पहले। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे व्हिच आवर एंसेस्टर्स लैक। हम लोग आज कौन सा वो मजा लेते हैं जो हमारे पूर्वज नहीं ले सकते थे। लैक का मतलब होता है कमी, जिनका उनको कमी था। इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या यह एक फायदा है या एक नुकसान है, क्या यह एक अच्छाई है या एक कमी है।
दो पार्ट में क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मजा है जो हम ले रहे हैं और हमारे पूर्वजों को नहीं मिला, और क्या जो ये मजा हम आज ले रहे हैं यह फायदा है कि नुकसान है। दो पार्ट में क्वेश्चन है। आंसर देखिए क्या है कि द एरोप्लेन फ्लाइज एट अ वेरी फास्ट स्पीड इवन एट 1000 माइल्स एन आवर। आज के डेट में एरोप्लेन बहुत तेज गति से उड़ते हैं, कई बार तो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी ऊपर। The bus also runs fast at 90 miles per hour or even more than that. बस भी 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और कई बार तो उससे भी ज्यादा तेज चलने वाली बसें हैं। Whereas bus journey provides pleasure and sort of fun. हालांकि यहां whereas का मतलब हो गया हालांकि, जबकि भी कह सकते हैं, हालांकि भी कह सकते हैं। हालांकि बस जर्नी प्रोवाइड्स प्लेजर एंड सॉर्ट ऑफ फन, बस से की गई यात्रा से आनंद मिलता है और मजा मिलता है। द एरोप्लेन गिव्स अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, और एरोप्लेन से हमें उत्तेजना मिलती है, उत्सुकता मिलती है। टू डाइन इन लंडन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट मॉर्निंग इज रियली मोस्ट एंथुजियास्टिक एंड प्लीजेंट। लंदन में रात का खाना खाएं और अगले दिन जाके न्यूयॉर्क में दिन का खाना खाएं, यह वाकई बहुत ही ज्यादा उत्साहजनक और आनंददायक है, मनोरम है। एंथुजियास्टिक का मतलब उत्साहजनक, और प्लीजेंट का मतलब सुहावना। तो अगर हम लंदन में रात का खाना खाएं और सुबह न्यूयॉर्क में दिन का खाना खाएं तो ये कैसे संभव है? प्लेन की यात्रा से। लेकिन बस की यात्रा का भी अपना आनंद है। ये दोनों बात कही जा रही है यहां पर में। और एंसेस्टर्स डिड नॉट एंजॉय सच सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको ये एक्साइटमेंट नहीं मिला कि इतनी तेज गति से हम यात्रा करें कि रात को लंदन सुबह न्यूयॉर्क, ऐसा उनको मजा नहीं मिला। बिकॉज देयर वर नो फास्ट मूविंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक बस एंड एरोप्लेन एट दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त उनके पास तेज गति से यात्रा करने वाले कोई साधन मौजूद नहीं थे। ना तो उस समय ऐसी कोई बस थी जो उस तेज गति से चल सकती थी, ना कोई ऐसा हवाई जहाज था जो इस तेज गति से उड़ सकता था। They had the slow running vehicles like cart and horse carriage. उस समय उनके पास धीरे धीरे चलने वाले यात्रा के साधन होते थे, जैसे कार्ट। कार्ट का मतलब यहां आप ठेला समझ लें या यहां बैलगाड़ी समझ लें, हालांकि बुलॉक कार्ट उसे कहते हैं। हॉर्स कैरियज का मतलब घोड़ा गाड़ी हो गया। यहां हॉर्स कैरियज जो वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब टमटम, इक्का, घोड़ा गाड़ी जो आप कह लें। तो हमारे जो पूर्वज थे उनके पास क्या था? या तो वो खुद के बनाए हुए पैदल ही चल लेते थे, या घोड़ा गाड़ी से या बैलगाड़ी से, इससे वो यात्राएं करते थे। तो ये जो आज का हम लोगों का मजा है, या ये जो एक्साइटमेंट है हमारी कि फट से उड़ के रात में हम किसी और देश में, अगले दिन किसी और देश में, ये मजा उनको नहीं मिला क्योंकि इतनी तेज रफ्तार से यात्रा करने वाले साधन उनके पास नहीं था। अब दूसरा पार्ट में आते हैं कि इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये जो हमें मजा मिल रहा है कि हम लोग इतनी तेज गति से यात्रा कर सकते हैं, क्या ये वाकई फायदेमंद है या इसमें भी कोई परेशानी है? देखिए इसका जवाब क्या लिखा हुआ है कि देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ फ्रॉम सच सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। इस तरह की उत्तेजना से एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। बोथ का मतलब होता है दोनों, मतलब ये जो उत्तेजना है तेज गति से सफर करने की, इस उत्तेजना के अपने फायदे भी हैं तो अपना नुकसान भी है। The fast running vehicles either on road or track or flying in the sky covering a long distance comparatively in much less time any other means of communication। जो ये हमारे फास्ट रनिंग व्हीकल्स हैं, चाहे वो रोड पर हो चाहे वो ट्रैक पर क्या चलता है? रेलगाड़ी, रेलवे ट्रैक। रेलगाड़ी पटरी को ट्रैक कहते हैं। ट्रैक मतलब पटरी, तो पटरी पे चलने वाली गाड़ी हो या रोड पे चलने तेज गति से चलने वाली कोई गाड़ी हो जैसे कार, बस इत्यादि, या स्काई में उड़ने वाली कोई तेज गति की गाड़ी हो जैसे कि हमारा प्लेन, वो एक तरह से इसको गाड़ी ही समझेंगे। कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, जो बहुत तेज गति से लंबी यात्रा को, लंबी दूरी को कवर कर ले, पहुंच जाए, ये एक एक्साइटमेंट जरूर है। इट सेव्स अस सो मच टाइम, इससे हमारा बहुत समय बचता है। ऑब्वियसली ये फायदा हुआ कि हम बस से यात्रा करेंगे या ट्रेन से यात्रा करेंगे या प्लेन से यात्रा करेंगे तो हमारा बहुत समय बचता है, बहुत कम समय में हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं।
बट समटाइम्स इट बिकम्स अनफ्रेंडली, लेकिन कई बार ये दुश्मनागत भी हो जाती है, ये इससे समस्या खड़ी हो जाती है। When the mental activities are directed in particular direction, जब हमारा जो मानसिक गतिविधि है वो किसी खास दिशा में काम करना शुरू करता है, to follow the pace of machines, तो उस वक्त किसी मशीन के गति को मैच करने में हमें परेशानी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें खुद प्लेन की तरह तेज उड़ करके काम करना पड़े, मतलब उतनी ही तेज तेज दिमाग लगाना पड़े, तो नहीं लगेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें संगीत की कोई धुन बनानी है, तो हम तेज तेज नहीं सोच सकते। हमें कोई पेंटिंग बनानी है तो हम बहुत तेज नहीं सोच सकते, हमारी कल्पना धीरे धीरे ही काम करती है कि कैसे आकार लेना चाहिए। तो इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। फायदा यह है कि बहुत कम समय में हम लोग बड़ी लंबी दूरी तय कर सकते हैं, और नुकसान यह है कि जहां मेंटल एक्टिविटीज की बात आएगी और एक खास दिशा में जब सोचने की बात आएगी तो तेज गति काम नहीं करती है। तो इसीलिए तेज गति से मौजूद हमारे पास जो संसाधन है उसका फायदा भी है और उसका नुकसान भी है। क्वेश्चन नंबर 4, Who are taken to be slow thinkers? किनको स्लो थिंकर्स माना जा रहा है, धीमा सोचने वाला माना जा रहा है? How are the slow thinkers handicapped today? किस प्रकार धीमा सोचने वाले लोग आज के युग में अपंग माने जाते हैं? हैंडीकैप का मतलब अपंग होता है, हैंडीकैप का मतलब होता है अपंग, मतलब उन्हें किस प्रकार अपंग माना जाता है, यह प्रश्न है। देखिए जवाब क्या है। स्लो थिंकर्स मीन पर्सन पोजेसिंग स्लो माइंड। स्लो थिंकर का मतलब है वह व्यक्ति जिसके पास स्लो माइंड हो, धीमा काम करने वाला दिमाग हो। दे लैक द प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी होती है, हाजिर जवाबी की कमी होती है। सच पर्सन डू नॉट गिव द प्रॉपर आंसर टू द क्वेश्चन पुट बिफोर देम ड्यू टू इनएडेक्वेट कॉमन सेंस एंड स्मार्टनेस। ऐसे लोग उन क्वेश्चन का आंसर तेजी से नहीं दे पाते हैं जो उनके पास रखा जाए, यानी जो उनसे क्वेश्चन पूछा जाए उन क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे पाते हैं। ड्यू टू इनएडिक्वेट कॉमन सेंस, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, तो इनएडिक्वेट का मतलब हो गया अपर्याप्त। उनके पास अपर्याप्त कॉमन सेंस और स्मार्टनेस होती है, यानी बुद्धिमानी की उनके पास कमी होती है। तेज सोचने की, हाजिर जवाबी की कमी की वजह से ऐसे इंसान सवालों के सही जवाब तक नहीं दे पाते। तेजी से जवाब की बात छोड़ दें, सही जवाब भी नहीं दे पाते। दे लैग बिहाइंड इन द पेस फॉर लिविंग। लैग का मतलब होता है पीछे रहना, और बिहाइंड का मतलब भी वही हुआ, लैग बिहाइंड, यानी वो पीछे रहते हैं इन द पेस फॉर लिविंग, रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो गति है उस गति में वो हमेशा पिछड़ जाते हैं। स्लो थिंकर्स आर ऑफुली हैंडीकैप्ड। स्लो थिंकर्स जो है वो बहुत हैंडीकैप्ड की तरह ही हैं, अपंग हैं वो। सो फॉर द एक्ट ऑफ गेटिंग ए लिविंग इज कंसर्न, जहां तक जीविका कमाने की बात है, यानी जो स्लो सोचने वाले लोग हैं वो रोजी रोटी भी ढंग से नहीं कमा पाते, क्योंकि वो ना तेज सोच पाते हैं, उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है। तो मंद बुद्धि आदमी को ना कोई काम मिल पाता है, अगर काम मिलता भी है तो उसको स्मार्टनेस तरीके से वो कर नहीं पाता है, वो पीछे रह जाता है, और उसके साथ शुरू किए लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो मतलब रोजी रोटी कमाने पर भी आफत है स्लो थिंकर्स को। टाइम इज मूविंग फास्ट, समय तेज गति से चल रहा है। There has been a tremendous change in the lifestyle of man. आज का जो मानव का जीवन शैली है, लाइफस्टाइल का मतलब होता है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, ये बड़ा ही कॉमन वर्ड है, आजकल बहुत यूज करते हैं लोग आपस में, इसलिए मैं इसको बता दूं आपको कि लाइफस्टाइल का मतलब जीवन शैली। आज का जो जीवन शैली है इंसान का, इसमें भारी बदलाव आ गया है। ट्रेमेंडस चेंज मतलब बहुत बदलाव आ गया है। साइंस हैज चेंज द मेंटल एंड एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड। मेंटल एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड, एंड नहीं लगना चाहिए वहां। विज्ञान ने हमारा जो मानसिक सोच है मानवों का वो बदल दिया है। अब हम पुराने जमाने की तरह नहीं सोचते, आज हम नए जमाने में नई चीजों के सहारे हैं, इसलिए नए तरीके की चीजें सोचती हैं। एज सच वी मस्ट थिंक एंड एक्ट मच फास्टर देन पीपल इन द पास्ट डिड टू फुलफिल आवर कमिटमेंट। हमारे कमिटमेंट्स को, हमने जो वायदे किए हैं उसको पूरा करने के लिए हमें बहुत तेज सोचने की जरूरत है, ना कि हमारे पूर्वजों की तरह धीमा सोचने की। स्लो थिंकर्स आर बाउंड टू रिमेन हैंडीकैप्ड। स्लो थिंकर्स मजबूर हैं अपंग बने रहने के लिए इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, रोजी रोटी कमाने के बिजनेस में। यानी स्लो थिंकर्स मजबूर हैं रोजी रोटी कमाने में भी, क्योंकि वह तेज नहीं सोच सकते। कौन स्लो थिंकर्स हैं? तो वो लोग स्लो थिंकर्स हैं जिनका दिमाग धीमे काम करता है,
स्लो थिंकर्स कैसे हैंडीकैप्ड हैं? कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आज के जीवन शैली से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और हाजिर जवाबी इसे नहीं दे पाते हैं, स्मार्टनेस से काम नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार उनको अपनी रोजी रोटी कमाने भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए वो आज के जमाने में एक प्रकार से अपंग ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ? व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ मॉडर्न मैन? एनलाइटमेंट का मतलब तो ऐसे ज्ञान होता है, लेकिन यहां पर मैं एनलाइटनमेंट मार्गदर्शन कह सकते हैं, यहां ज्ञान की जगह मार्गदर्शन। और सीक मतलब चाहना होता है, यानी किसी चीज को प्राप्त करने की चाहत के लिए हम सीक वर्ड यूज करते हैं। किसी को प्रेम करना चाहने वाला नहीं, कोई चीज आपको चाहिए तो उसको सीक कहते हैं। तो कह रहा है व्हाट एनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ? किस तरह की मार्गदर्शन या किस प्रकार का मार्गदर्शन लेखक अपनी पत्नी से चाहता है? व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट? प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। किस प्रकार की दुर्दशा यह दर्शाता है आधुनिक इंसान के बारे में, आधुनिक मैन के बारे में? तो जवाब क्या देखिए, द राइटर सीक्स हिज वाइफ्स असिस्टेंस इन फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल आर्टिस्ट ऑफ अ फिल्म। राइटर को अपनी पत्नी का सहायता चाहिए यह पता करने के लिए कि उस फिल्म में कितनी फीमेल आर्टिस्ट थी जो वो फिल्म देख रहे थे। मतलब उनको फिल्म में तीनों हीरोइन एक ही लग रही थी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो समझने के लिए उनको अपनी पत्नी का सलाह चाहिए था या उनका मार्गदर्शन चाहिए था। He has gone to the cinema, वह सिनेमा में गए हैं। The writer is a slow thinker. As such, he thinks that all the three female artists are the same in one. वो इतने स्लो थिंकर हैं कि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है और ये वो सोच रहे हैं कि वो जो तीनों फीमेल आर्टिस्ट थी, मतलब जो फिल्म में तीन हीरोइनी थी, वो तीनों की तीन हीरोइन एक ही व्यक्ति है, यानी एक ही लड़की, ऐसा उनको लग रहा है। His wife narrates, उनकी पत्नी बताती हैं, द डिफरेंसेस अमॉन्ग देम, उनके बारे में डिफरेंस की कैसे पहचानिएगा, तो बताती है एक का बड़ा बाल है, एक की थोड़ी हाइट छोटी है, एक के काले बाल, ऐसे करके वो पूरा समझाती है। टेलिंग अबाउट देयर कॉम्प्लेक्शन एंड अपीयरेंस, उनके कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है रंग रूप, मतलब कौन गोरा है, कौन काला है, कौन सांवला है, ये सारी चीज, एंड अपीयरेंस कैसी वह दिखती है, ये सारी चीजें वह अपने पति को समझाती हैं। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं कि व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ अ मॉडर्न मैन? इससे आज के आधुनिक मानव की दुर्दशा के बारे में कैसे पता चलता है? तो जवाब ये है कि इट वेरी वेल सजेस्ट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन। ये काफी हद तक मॉडर्न मैन के बारे में या उसकी दुर्दशा के बारे में बतला रहा है। फर्स्ट, पहले तो ये कि इट थ्रोज लाइट ऑन मेंटल एबिलिटी ऑफ मेन हु कैनॉट मेक डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। पहले तो ये उन इंसानों के बारे में बतला रहा है, यह जो स्लो थिंकिंग वाले इंसान है, कि वह सही और गलत के बीच में भी फैसला लेने में असक्षम है, या उनको सही और गलत के बीच में फैसला लेना मुश्किल है, या उनको पता भी नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है। Who are unable to experience the reality of life, और वो जो जीवन की सच्चाई है उसको भी एहसास नहीं कर पाते हैं। पहला तो ये बात पता चलता है इससे। दूसरी बात, सेकेंडली, इट थ्रोज लाइट ऑन द प्लाइट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ये जो आधुनिक समाज है हमारा, सोसाइटी मतलब होता है समाज, इसकी दुर्दशा को भी दिखला रहा है। Many people fail to understand the main objective of life. कई लोग अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वही नहीं समझ पाते हैं। As such, their deeds indulge in the wrong. और क्यों ऐसा है? क्योंकि कई लोग गलत कार्य ही करते रह जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। Thirdly, तीसरा कैसे पता चलता है हमें? It suggests that an intelligent person possesses fast thinking. इससे यह पता चलता है, तीसरे पे कहा जाए, कि एक तेज जो आदमी होगा, इंटेलिजेंट पर्सन होगा, वो तेज गति से सोचता है, यानी उसका दिमाग तेज गति से सोचने वाला होता है। द पेस फॉर लिविंग विल एनेबल टू अचीव बिजनेस टू अर्न अ लिविंग। पेस फॉर लिविंग, रहने के लिए जो तेजी है वह इंसान को रोजी रोटी कमाने में मदद करता है, यानी समाज के साथ, सामाजिक परिवेश में समय के साथ जो तेज है वही रोजी रोटी भी कमा सकता है। बट लेकिन इट विल नॉट प्रोवाइड द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एंजॉयमेंट। लेकिन तेज गति से सोचने का मतलब ये नहीं है कि उसे एंजॉयमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूटिलाइज का मतलब क्या है? प्रयोग करना, इस्तेमाल करना। तो प्रैक्टिकल यूज जहां आएगी
ये तो थ्योरेटिकल है ना कि तेज तेज सोच करके चीजों को कर लिया, लेकिन जहां दिमाग का व्यवहारिक रूप से यूज करना हो, आनंद जीवन का लेना हो, एंजॉयमेंट की बात होगी, तो वहां जो है ये चीजें काम नहीं करती। लेकिन मॉडर्न आदमी की दुर्दशा के बारे में ये बिल्कुल दिखा रहा है कि पहले तो ये उन लोगों की दुर्दशा के बारे में दिखा रहा है कि जो सही और गलत का फर्क नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उन लोगों के बारे में दिखा रहा है, उस समाज के बारे में दिखा रहा है, समाज में रह रहे उन लोगों के बारे में बता रहा है जिनको अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है, वो गलत कार्य ही करते चले जाते हैं। और तीसरा, उन लोगों के बारे में भी बता रहा है जो इंटेलिजेंट हैं और काफी तेज सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, और वो व्यक्ति ही बड़ी आसानी से अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आनंद जीवन का लेने की बात आए तो शायद फास्ट थिंकर्स उतना आनंद नहीं ले पाते जितने की स्लो थिंकर्स ले पाते हैं। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन ये रहा, समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे। इस एसे के मुख्य आइडिया को, केंद्रीय आइडिया, मतलब इसमें केंद्र में क्या है, किस विषय पर में ये एसे लिखा हुआ है, उसको आप व्याख्या कीजिए। तो देखिए लिखा हुआ आंसर में कि द एसे द पेस फॉर लिविंग इलस्ट्रेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। इलस्ट्रेट्स का मतलब हो गया व्याख्या करना, वर्णन करना, इलस्ट्रेट व्याख्या करना, मॉडर्न करना, वर्णन करना। तो ये जो ऐसे है द पेस फॉर लिविंग, ये मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के बारे में व्याख्या करता है। देयर आर सर्टेन सरकास्टिक रिमार्क्स ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडर्न टाइम। कई तरह के व्यंग्यात्मक, सरकाज्म का मतलब व्यंग होता है, तो सरकास्टिक का मतलब हो गया व्यंग्यात्मक, व्यंग करने वाला, टोन मारना, अपनी भाषा में कटाक्ष करना, किसी पे टॉन्ट मारना, तो ये व्यंग करता है आधुनिक जीवन शैली के ऊपर। आरसी हचिंसन इन दिस एसे नाइसली डेमोन्स्ट्रेट्स द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन। आरसी हचिंसन इस एसे में बहुत अच्छे से वर्णन कर रहे हैं आज के मानव की दुर्दशा के बारे में। He has thrown light on the passive life of the present time. उन्होंने आज के आधुनिक जीवन की तेज गति के ऊपर प्रकाश डाला है। The writer has very well explained the advantages and disadvantages of slow and fast lives. राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि स्लो और फास्ट लाइफ के क्या फायदे और क्या नुकसान है, मतलब स्लो लाइफ का भी क्या फायदा क्या नुकसान है उन्होंने ये भी समझाया है, और फास्ट लाइफ का भी क्या फायदा क्या नुकसान है उन्होंने ये भी समझाया है। Those who are fast thinkers will achieve the opportunity of getting a living, but not the practical use of enjoyment. वे लोग जो फास्ट थिंकर्स हैं, तेज सोचने वाले हैं, वो अचीव करेंगे अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अवसर। और अचीव का मतलब मैंने पहले भी बताया है, प्राप्त करना। स्टोरी में मैंने पहले ही ये बता दिया है, फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूं। इसका मतलब होता है प्राप्त करना। तेज सोचने वाले लिविंग कमाने का अवसर, मौका बड़ी तेजी से प्राप्त करते हैं, बट नॉट द प्रैक्टिकल यूज फॉर एंजॉयमेंट। लेकिन मस्ती करने के लिए अपने तेज दिमाग का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मस्ती करने के लिए उन्हें दिमाग को कहीं रख करके मस्ती में डूबना ही होता है। तो ओवरऑल स्लो थिंकर्स और फास्ट थिंकर्स के बीच में जूझती ये कहानी है। स्लो थिंकर्स ऐसे लोग जो काफी स्लो सोचते हैं, लेकिन स्लो सोचते हैं तो वो भले रोजी रोटी अच्छा नहीं कमा पाते लेकिन जीवन का आनंद लेते हैं। कुछ वैसे लोग जो काफी फास्ट सोचते हैं, दिमाग का तेज इस्तेमाल करते हैं, वैसे लोग रोजी रोटी, पैसा, धन दौलत तो बहुत कमाते हैं लेकिन शायद जीवन का आनंद नहीं लेते हैं। इसी आइडिया को लेकर के आरसी हचिंसन साहब ने इस मानव जीवन का जो जद्दोजहद है उसको द पेस फॉर लिविंग में पिरोया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, यू हैव अंडरस्टूड वेल, आपने इसको अच्छे से समझा। एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड वेल, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, इफ यू वांट टू टेक नोट्स ऑफ इट, आप इसको नोट करना चाहते हैं, इसके नोट्स लेना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। एंड इफ यू स्टिल फील एनी ट्रबल, डू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी बाय ड्रॉपिंग योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, कुछ और प्रश्न है, आपको नहीं समझ में आ रही कुछ चीजें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके डाल दें। आई विल आंसर इट टू यू, मैं आपको उसके जवाब भी दूंगा। और इतनी अगर आप तैयारी कर लें प्रोज सेक्शन में से, इतने में से अगर 50, 60, 70% तक भी तैयारी कर लें तो यू विल गेट 100%। इसमें से कोई मार्क्स का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें से आपसे वो छूटने वाला नहीं है। आपको आइडिया को बस दिमाग में रखना है। तो ये थी पूरी की पूरी चैप्टर क्वेश्चन आंसर से भरी हुई द पेस फॉर लिविंग, रिटन बाय आरसी हचिंसन।
अब मैं लेता हूं आज विदा और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एंजॉय करें, चीज़ों को 1-2 बार और पढ़ें, समझें और कोई समस्या हो तो पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।